हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू टीजीटी साइंस स्टेप। हमने अपना फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है। हम इन जितनी भी वीडियोस करी हैं उन सब में हमने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी है और उसी के अंदर ही हमने पूरे चैप्टर कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। तो होप यू ऑल विल लाइक द कंटेंट व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड और लास्ट मिनट आप इससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सो डोंट पैनिक, बिना हेजिटेट किए आप ये वीडियो पूरी देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, तो लेट्स कंटिन्यू। तो हमारी अब आज चैप्टर लिया है हमने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। तो फूड रिसोर्सेज से रिगार्डिंग जो भी हम इम्प्रूवमेंट अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, उन सबसे रिगार्डिंग जो भी फर्दर सब टॉपिक्स जो इस चैप्टर के इंक्लूडेड हैं अपने एग्जाम्स में, वो है कि इम्प्रूवमेंट वगैरह, जिसमें कैटल फार्मिंग का आएगा सबसे पहले, क्रॉस ब्रीडिंग, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, राइट। तो इस तरीके से हम इसके सारे सब टॉपिक कर लेंगे वाया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर राइटिंग। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन ये फ्लो चार्ट बाद में देख लेंगे, पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। इसी से रिगार्डिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग इज वाइडली यूटिलाइज टू इम्प्रूव कैटल ब्रीड। जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो वाइडली यूटिलाइज करी जाती है कि कैटल ब्रीड की ब्रीड्स को इम्प्रूव कर सके। किस तरीके से इम्प्रूव कर सके, इसी के पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, दैट इज हेटेरोसिस, उसके बारे में बताना है। एंड हाउ क्रॉसिंग इंडिजिनस ब्रीड विद एक्सोटिक ब्रीड हेल्प अ डेयरी फार्मर अचीव कमर्शियल गोल। तो किस तरीके से जो क्रॉसिंग होती है इंडिजिनस ब्रीड की और एक्सोटिक ब्रीड की, उसको हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो डेयरी फार्मर है वो अपने कमर्शियल गोल्स अचीव करते हैं इनकी क्रॉसिंग। और आइडेंटिफाई करने हैं हमें दो चैलेंजेस जो कि इस प्रैक्टिस के दौरान होते हैं। इसी से सिमिलर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है इस तरीके से। आई हैव ट्राई टू मेंशन ऑफ एवरीथिंग। बाकी आप क्वेश्चन देख लेने के आंसर लगभग लगभग सेम तरीके से ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सेम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए डेयरी फार्मर वांट्स टू इम्प्रूव हिज हर्ड मिल्क यील्ड। मतलब वो अपने जो डेयरी फार्मर है वो मिल्क यील्ड बढ़ाना चाह रहा है और रेजिस्टेंस टू ट्रॉपिकल डिजीज। तो वो ही डिसाइडेड टू यूज क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन स्विस ब्राउन एंड रेड सिंधी। ये दो वेराइटीज हैं कैटल की, तो इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराने को डिसाइड करते हैं। तो बताओ कि स्पेसिफिक रोल क्या है इन दोनों ब्रीड का, और कॉन्सेप्ट बताओ कि इनके अंदर एक्सप्लेन करो कि सुपीरियर परफॉर्मेंस क्या होगी इनके ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे उनमें, और क्या क्या चैलेंजेस फार्मर फेस करेगा इन मैनेजिंग द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो लगभग सिमिलर ही है, इसमें बेसिक्स पूछा है फर्स्ट पार्ट जो ये वाला है इसमें, और इसमें थोड़ी सी और फर्दर डिटेलिंग्स पूछी गई है। तो सबसे पहले ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग का पर्पस क्या है हमारा, कि भाई हम मिल्क एनिमल जो कि मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए हम इनका कैटल फार्मिंग करते हैं। और ड्राउट एनिमल जो अब लेबर के लिए भी यूज करे जाते हैं, है ना, फार्म लेबर के लिए, टिलिंग के लिए। तो पर्पस तो ये हो गया हम कैटल फार्मिंग करके रहे हैं। अब ब्रीड्स कौन कौन सी यूज करी जाती है, आई होप कि आपको विजिबल हो, अगर नहीं हो रहा हो तो मैं बोल रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। यू कैन राइट डाउन इन योर नोट्स। कैटल फार्मिंग की जो ब्रीड्स यूज करी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। अब इंडिजिनियस ब्रीड्स जो हमारी लोकल ब्रीड्स कहलाती हैं, दैट इज साहिवाल और रेड सिंधी। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड कौन सी होंगी, जर्सी और या फिर ब्राउन स्विस। इन दोनों को यूज करके ही इनकी क्रॉस ब्रीड करवा के डिजायरेबल ट्रेड्स ले सकते हैं, जैसे लॉन्ग लैक्टेशन की, लैक्टेशन का टाइमिंग बढ़ जाता है और डिजीज रेजिस्टेंस हो जाती है। और इस तरीके से अगर हमें कैटल फार्मिंग करनी है तो उसी के रिगार्डिंग मैनेजमेंट करी जा करनी ज़रूरी पड़ती है। जैसे शेल्टर है, शेल्टर में वेंटिलेशन होना चाहिए, स्लोपिंग फ्लोर हो, फीडिंग के लिए उनकी रफेज यूज़ हो, कंसंट्रेट्स जैसे प्रोटीन के कंसंट्रेट्स यूज़ हो। डिजीज़ से बचाने के लिए जो हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे डिजीज़ कौन-कौन सी इनमें ईज़िली कॉज़ हो जाती है, पैरासिटिक जैसे वर्म्स और फ्लूक्स लग जाएँ, या बैक्टीरियल या वायरल कुछ हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये ग्राफ फ्लो चार्ट बना सकते हो आप। तो लेट्स ट्राई टू आंसर राइट अप फॉर्म में। तो आप डायग्राम बना सकते हो, मतलब आप ये जानवर नहीं बनाओ लेकिन मेंशन कर दो कि एक्सोटिक ब्रीड ली एक साइड जो कि लॉन्ग लैक्टेशन, जिनका लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है, एक लोकल ब्रीड ली जो कि डिजीज रेजिस्टेंस होती है। इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई, ठीक है, और हमें क्या मिला, हाई यील्डिंग, ये वाली, ठीक है, हाई यील्डिंग हार्डी ऑफस्प्रिंग। तो इसको समझने के लिए अगर हम वर्ड्स में लिखें तो जो ब्रीड्स और हेटेरोसिस का कॉन्सेप्ट पूछा है, तो ब्रीड्स हम कौन कौन सी यूज कर रहे हैं। ब्राउन स्विस जो कि एक्सोटिक फॉरेन ब्रीड है वो सिलेक्ट करी जाती है फॉर एक्सेप्शनली लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है।
ठीक है, क्योंकि इनका ड्यूरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर बर्थ ऑफ द काल वो काफ़ी टाइम तक चलता है। रेड सिंधी जो इंडिजिनियस लोकस लोकल ब्रीड है, वो एक्सीलेंट होती है क्योंकि रिगार्डिंग रेजिस्टेंस टू डिजीज़, जैसे कोई भी डिजीज़ होती है उनके रेजिस्टेंस होती है इनके पास, और एबिलिटी टू सर्वाइव इन लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन। अब जो एक्सोटिक है, वो तो नहीं रह पाएगी क्योंकि इनका एनवायरमेंटल कंडीशन और जो भी कंडीशनिंग एडेप्टेबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। लेकिन अगर आप उनको इंडिजिनियस लोकल ब्रीड के साथ ब्रीड करा के आप इनकी लॉन्ग लैक्टेशन क्वालिटी को अपनी क्रॉस ब्रीड के अंदर इंड्यूस कर सकते हैं। हेटेरोसिस बस यही समझाता है कि रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग की दो की ब्रीड कराने के बाद दोनों की इनहेरिट हो जाती है क्वालिटीज, जैसे जो हमारी ऑफस्प्रिंग रिजल्ट होगी वो क्या होगी, लॉन्ग लैक्टेटिंग भी होगी और डिजीज रेजिस्टेंस भी होगी। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी चीज को क्या कहते हैं, हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड वीडियो। अब मैनेजमेंट किस तरीके से मैनेजमेंट के दौरान कौन-कौन से चैलेंजेस फेस होते हैं? दैट इज़ जेनेटिक इनकंसिस्टेंसी, जैसे क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस भी आ जाते हैं काफ़ी बार, जो हम नहीं चाहते वो ट्रेट्स भी आ जाते हैं, जैसे साइज़ का, टेम्परामेंट का, प्रोडक्शन का, और इसीलिए हार्ड टू मेंटेन एक यूनिफ़ॉर्म हर्ड बनाना। लॉस ऑफ ब्रीड की आइडेंटिटी, अब अ, कंटीन्यूअस ये क्रॉस ब्रीडिंग चलती रहेगी तो जो प्योर ब्रीड होती है हमारी, जैसे हमारी इंडिजिनस हो गया, फॉरेन ब्रीड हो गई, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, वो जेनेटिक लाइन, और लीडिंग टू द लॉस ऑफ यूनिक हेरिटेज ब्रीड कैरेक्टर। तो वो लॉस हो जाएगी तो क्रॉस ब्रीडिंग ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे हुई हमारे लिए, नहीं हो सकती। तो हमें प्योर ब्रीड भी बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रॉस ब्रीड की कंटीन्यूअस आउटकम को लेकर चलने के लिए। तो मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि सक्सेस रिक्वायर्स मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ जेनेटिक बैकग्राउंड। तो हमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स चाहिए कि हमें उनके जेनेटिक बैकग्राउंड और उनकी परफॉर्मेंस डाटा होना चाहिए ताकि हम इन ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर सकें, और इन फ्यूचर जनरेशन विच वुड लीड टू रिड्यूस परफॉर्मेंस और हेल्थ डिफेक्ट। इन ब्रीडिंग अगर ज़्यादा होगी तो उससे भी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आएगा और हेल्थ डिफेक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिकॉर्ड कीप करते हुए जेनेटिक बैकग्राउंड और परफॉर्मेंस डाटा को, ताकि हम क्रॉस ब्रीडिंग परफॉर्म सही से कर सकें। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि परफॉर्म करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। सिमिलरली क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर ही क्वेश्चन है, एक फार्मर है वो चाहता है कि इंक्रीज कर दे मिल्क प्रोडक्शन। आप लोग बता सकते हो कि मिल्क प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कि भाई फॉरेन एक्सोटिक हम स्पीशीज का यूज कर ले अपने डेयरी फार्म में, जिसका क्रॉस ब्रीड करा देंगे हमारे इंडिजिनियस से, तो या फिर वही यूज कर लो, पर वो अडेप्ट नहीं कर पाएगी। डिस्कस करो टू साइंटिफिक मेथड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो कि हेल्प कर सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में और उसके एडवांटेज के लिए। टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन द डेयरी फार्म, टू एसेंशियल साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आर क्रॉस ब्रीडिंग। तो सबसे पहला मेथड क्या है, क्रॉस ब्रीड करा दो, और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट या फिर साइंटिफिक फीडिंग मैनेजमेंट कर दो, साथ के साथ करना पड़ेगा ये। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगी, जेनेटिक इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इस मेथड में क्या होता है कि टू जेनेटिकली डिसिमिलर ब्रेड्स को कंबाइन करके डिजायरेबल ट्रेट हम ऑप्शन के अंदर इंड्यूस कर लेते हैं, जो कि जो फिनोमेनन कहलाता है हेटेरोसिस और हाइब्रिड विडोज, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी है, हम एक्सोटिक ब्रीड और इंडिजिनस ब्रीड जो हमने अभी डिस्कस करी है, इसके फर्दर और एग्जाम्पल से मेंशन है, जिनकी अलग अलग वेराइटी, इनकी वेराइटीज इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स हैं जो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं या जिस पर्पज के लिए हम उनको क्रॉस करा रहे हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है कि एक्सटेंडेड लैक्टेशन पीरियड हो जाता है, ये हमने अभी पढ़ा था। तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा एक्सेप्शनली लॉन्ग पीरियड रहता है इनका, डिजीज रेजिस्टेंस लोकल में होता है, तो ऑप्टिमाइज हमें क्रॉस ब्रेड ऑफस्प्रिंग मिल जाता है। साइंटिफिक फीडिंग मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया है हमने, तो इसके ऊपर वाले पॉइंट्स को हमने अभी डिस्कस कर लिए, सेम तरीके से ही है, आप इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस आउट करके। साइंटिफिक फीडिंग मैनेजमेंट में क्या जाएगा कि प्रॉपर न्यूट्रिशन इज क्रिटिकल टू इंश्योर दैट कैटल रीच देयर फुल जेनेटिक पोटेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। कि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो जो कैटल है वो फुल जेनेटिक पोटेंशियल दे पाएगा, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन में। तो एक बैलेंस डाइटरी डाइट होनी चाहिए, इसमें कंसिस्ट होनी चाहिए। मेन जो फेड के अंदर क्या होना चाहिए, रफेज होना चाहिए सही क्वांटिटी में, जैसे हस्क, ग्रास, चॉप लीव्स, जो कि प्राइमरीली हाई हो फाइबर। इससे क्या होगा कि उनका प्रॉपर डाइजेशन होगा, प्रॉपर बाउल मूवमेंट होगा, तो ये इस तरीके से एडवांटेज देगा। कंसंट्रेट्स, जैसे हम उनको स्पेशलाइज्ड फीड दें जो कि लो इन फाइबर हो, पर हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन और मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट हो, है ना। तो स्पेसिफिक जो साइंटिफिक फीडिंग रिक्वायर्ड है वही हम प्रोवाइड करेंगे अपने उनकी डाइटरी बैलेंस बनाए रखने के लिए। बैलेंस एडवांटेजेस क्या होंगे कि इससे नरिशमेंट उनको सही प्रोवाइड होगा, क्योंकि कंसंट्रेट्स अगर प्रोवाइड होंगे तो डेंस न्यूट्रिएंट होंगे उनके पास, तो हाई वॉल्यूम मिल्क प्रोडक्शन होगा। और रफेज, क्योंकि अलोन सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकते, कि अगर आपको हाई मिल्क की प्रोडक्शन चाहिए तो आप सिर्फ कंसंट्रेट से रफेज की भी रिक्वायरमेंट हो चाहिए, क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन भी दोनों से हेल्थ मेंटेन रखने के लिए और मिल्क प्रोडक्शन सही करने के लिए सबसे ज़्यादा डेंस न्यूट्रिएंट्स भी उनको मिलने चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है।
हेल्थ मेंटेनेंस है, अब उनकी हेल्थ भी काफ़ी सही होनी चाहिए, तो बैलेंस्ड फीडिंग रहेगी, तो वो अच्छी तरीके से मिल्क प्रोडक्शन कर पाएँगे और प्रिवेंट करेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जिससे उनकी यील्ड डिक्रीज़ हो सकती है अगर डिफिशियंसी होती है तो। तो हम इसको कह सकते हैं कि उनका साथ के साथ ये पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं कि प्रॉपर शेल्टर मैनेजमेंट भी हो, वेल वेंटिलेशन हो, प्रॉपर फ्लोर हो ताकि एरिया ड्राई रहे, वेट एरिया नहीं हो, उनको रेगुलर वैक्सीनेशन मिलती रहे ताकि वो डिज़ीज़ से प्रिवेंशन मिलती रहे उनको और उनकी लैक्टेशन साइकिल डिस्टर्ब ना हो। अगला सिमिलर है कि क्रॉस ब्रीडिंग को डिफाइन कर दो। ये पहले क्वेश्चन डिफाइन करना चाहिए था बट इट्स ओके। हाउ डज़ इट डिफर फ्रॉम इनब्रीडिंग? और इनब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग का बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हमें समझनी है। तो क्रॉस ब्रीडिंग एक स्ट्रेटेजिक एनिमल हेल्थ हस्बेंड्री अप्रोच है जिसके अंदर क्या होता है कि आप जो जेनेटिक पोटेंशियल है उसको एनहांस करने के लिए हम क्रॉस ब्रीडिंग का यूज़ करते हैं। इसमें कंबाइन किए जाते हैं डिज़ायरेबल ट्रेट्स ऑफ 2 डिफरेंट जो 2 डिफरेंट हम लाइव स्टॉक्स ले रहे हैं, उनके डिज़ायरेबल ट्रेट्स को हमें कंबाइन करना है। जेनेटिकली डिसिमिलर ब्रीड्स होती हैं। इसमें प्राइमरी गोल क्या होता है कि अचीव होता है हमें हाइब्रिड और या हेटेरोसिस, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्रॉस ब्रेड ऑफस्प्रिंग मिलता है हमें, जो कि सुपीरियर परफॉर्मेंस शो करता है विद बेटर ग्रोथ रेट, इंक्रीज्ड फर्टिलिटी एंड हायर डिसीज रेजिस्टेंस कंपेयर टू प्योर ब्रीड। तो प्योर जो ब्रीड्स होती हैं, उनके अंदर वो क्वालिटीज़ सब की सब नहीं आ सकती ना, जो अगर हम 2 डिफरेंट वैराइटीज़ को यूज़ करके उनके अंदर इनहेरिट करा देते हैं कंपैरिजन। तो डिफरेंस अगर करें हम क्रॉस ब्रीडिंग और इनब्रीडिंग का, तो बेसिकली हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। जैसे क्या होता है कि जो मेटिंग इंडिविजुअल्स हैं, वो डिफरेंट ब्रीड्स के होने चाहिए अगर हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी चाहिए। तो इससे क्या होगी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज़ कर जाएगी और फ्रेश ब्लड लाइन आएगी उनके हर्ड में। और इन कॉन्ट्रास्ट लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट में देखें तो इनब्रीडिंग में सिर्फ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ही प्रोड्यूस होते हैं और वही ब्रीड करते हैं। परफॉर्मेंस आउटकम देखें तो क्रॉस ब्रीडिंग में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलती है और रिवॉर्ड मिलता है। हाउएवर जो इम्प्रॉपर प्लानिंग क्रॉस ब्रीडिंग में करी जाए तो वो इन ब्रीडिंग को ही लीड कर सकती है व्हिच ऑफन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो सकता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि डिक्लाइन हो जाता है परफॉर्मेंस में बाय रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, जेनेटिक डिफेक्ट्स या फिर इंक्रीज्ड हेल्थ प्रॉब्लम। मैनेजमेंट किस तरीके से करी जा सकती है कि सक्सेसफुल क्रॉस ब्रीडिंग हो, उसमें क्या होगा हमें स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें 2 ब्रीड्स होनी चाहिए या 3 ब्रीड्स रोटेशन में चलती रहनी चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती रहती है और अवॉइड करना पड़ेगा एक्सीडेंटल इनब्रीडिंग ना हो उनके बीच में ऑफ रिलेटेड क्रॉस ब्रेड डिसेंडेंट्स इन फ्यूचर जनरेशन, कि आपने फ्यूचर जनरेशंस में जो पहले ब्रीड करा चुके हैं उन्हीं के साथ ब्रीड करा दो। तो इससे एक्सीडेंटल इनब्रीडिंग से ही रिजल्ट हो जाए। लाइक F1 जनरेशन यूज़ करी जाए बस प्योर ब्रेड। अगर आप यहाँ की जनरेशन को लेके और फिर F1 की क्रॉस करा दोगे तो दैट विल रिजल्ट इन इनब्रीडिंग काइंड ऑफ ट्रेट। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देंगे। अगला सिमिलर हम क्रॉस ब्रीडिंग पे पोल्ट फार्मिंग का कैटल फार्मिंग का देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि 2 वैरायटी हमारे पास, एक है हाई मिल्क यील्डिंग और दूसरी है डिजीज रेजिस्टेंस। तो इसके एडवांटेज बताओ और इसके सिग्निफिकेंस क्या है? ये हम कर चुके हैं, ये ऑल कैन डिफाइन इजीली। एडवांटेज क्या है कि हम डिजायरेबल ट्रेट कंबाइन कर सकते हैं, एनहांस परफॉर्मेंस हो जाएगी, क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी हो जाएगी। कॉस्ट एफिशिएंसी वाला पॉइंट रह गया था जो कि है जो रिजल्टिंग कैटल है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होंगे, मिनिमाइज रिलायंस ऑन एंटीबायोटिक्स। क्योंकि अगर कोई कॉस्ट एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ जाएगी, वो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, डिजीज रेजिस्टेंट रहेंगे तो हम जो अननेसेसरी कॉस्ट लगती है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो जाती है ब्रीड्स की क्रॉस ब्रीडिंग कराने से। इससे क्या होगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट और रैपिड इंप्रूवमेंट हो जाएगा लाइफ स्टॉक में फूड की डिमांड को देखते हुए। मार्केट की डिमांड को मीट कर सकते हैं क्योंकि कमर्शियल गोल्स बहुत हाई हो चुके हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि हम दोनों के अगर ट्रिक्स को मिला लें तो हाई वॉल्यूम विद सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे जो हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होगी क्योंकि बाय इंक्रीजिंग इंडिविजुअल एनिमल प्रोडक्टिविटी, एक पर्टिकुलर एनिमल की ही प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे तो इससे हेल्थ रिलेटेड लॉसेज हैं वो कम हो जाएंगे और क्रॉस ब्रीडिंग एनहेंस कर देगी फार्म की प्रॉफिट को और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी डेयरी इंडस्ट्री में। जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर हम देखें तो इम्प्लीमेंट करेंगे हम स्ट्रक्चर्ड क्रॉस ब्रीडिंग सिस्टम, जैसे कि 2 ब्रीड्स हो या 3 ब्रीड का रोटेशन चलता रहे। ये मेंटेन करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ हर्ड व्हाइल प्रिवेंटिंग रिस्क एसोसिएटेड विद। तो ये रोटेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इनब्रीडिंग के रिस्क। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इज रिगार्डिंग जो
हमारी hen होती है, मतलब एग का प्रोडक्शन करना हो या मीट का प्रोडक्शन करना हो उस चीज़ के लिए। तो एक फार्मर है वो ऑब्जर्व करता है उसके जो ब्रॉयलर्स हैं, ब्रॉयलर्स इज़ द टाइप ऑफ, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये टाइप है पोल्ट्री फार्मिंग का जिसमें लेयरर्स होते हैं और ब्रॉयलर्स होते हैं। तो लेयरर्स जो होती हैं वो एग प्रोडक्शन और कैल्शियम रिच डाइट के लिए यूज़ करी जाती हैं, और ब्रॉयलर्स हैं वो मीट प्रोडक्शन और प्रोटीन या विटामिन ए और के से रिच होती हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो ऑब्जर्व करता है कि उसके ब्रॉयलर्स हैं वो एग्जिबिट कर रहे हैं स्लो मसल ग्रोथ हो रही है उनके अंदर, और हाई मोर्टेलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो रहा है, एंड डिस्पाइट रिसीविंग द सेम हाई कैल्शियम डाइट। और वो गलती, या फिर जो कह सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो सेम हाई कैल्शियम डाइट ही प्रोवाइड कर रहा है जैसे वो अपने एग लेयर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें एरर बताना है बायोलॉजिकल जो फार्मर मैनेजमेंट के दौरान कर रहा है, और स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट बतानी है ब्रॉयलर्स की जो डिस्टिंग्विश करता है लेयर्स के कंपैरिजन में। तो एक बार ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग के टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ब्रीड्स, इंडियन ब्रीड होती है एजिल, एक्सोटिक ब्रीड होती है लेगहॉर्न लेगहॉर्न। डिजीज कंट्रोल, इनमें किसका रिक्वायरमेंट होती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। प्रिवेंशन, हमें हाइजीन रखना पड़ेगा, सैनिटेशन होना चाहिए, वैक्सीनेशन। तो स्पेशलाइज्ड पोल्ट्री अगर देखनी है हमें लेयर्स की और ब्रॉयलर्स की, तो लेयर्स होते हैं वो रेस्ड फॉर एग, जिसमें जो कि रिक्वायर उनकी डाइट में रिक्वायर चीज़ होती है कैल्शियम की ज़्यादा होती है। ब्रॉयलर्स का देखें तो ब्रॉयलर्स है वो रेस्ड फॉर मीट, मीट के लिए इनको रेज किया जाता है। इनको रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की और वाइटामिन की। तो बायोलॉजिकल एरर जो फार्मर कर रहा है वो इज फेलिंग टू रिकॉग्नाइज ब्रॉयलर और लेयर्स की डिफरेंट बायोलॉजिकल पर्पज है, तो उस हिसाब से उनकी डाइट भी डिफरेंट होगी। तो जो लेयर्स हैं वो उनको कैल्शियम रिच डाइट चाहिए जो कि एग सेल की फॉर्मेशन करते हैं, विच इज इनसफिशिएंट फॉर हेल्थ हैवी मसल ग्रोथ फॉर द, जो कि ब्रॉयलर्स को रिक्वायर्ड है। तो लेयर्स हैं उनकी डाइट में कैल्शियम रिच, हैवीली कैल्शियम रिच होनी चाहिए जिससे वो एग शेल के फॉर्मेशन में हेल्प करे, और ब्रॉयलर्स के जो डेली फूड रिक्वायरमेंट में प्रोटीन रिच होना चाहिए विद एडिक्वेट फैट टू फैसिलिटेट रैपिड ग्रोथ ऑफ मसल डब, साथ ही साथ उनके डेवलपमेंट में। तो उनको किस चीज़ की हाई लेवल्स की ज़रूरत होती है, विटामिन ए एंड के उनके फीड में। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर हम अलग से देखें ब्रॉयलर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है जो हम पढ़ चुके हैं, हाई प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट होना चाहिए, फैसिलिटेट करेगा जो उनकी फास्ट ग्रोथ और बेटर फीड एफिशिएंसी। विटामिन के हाई लेवल्स होने चाहिए ए एंड के। मैनेजमेंट किस तरीके से करी जाए कि वो ब्रॉयलर्स हैं वो सेंड करे जाते हैं मार्केट में मीट के लिए 6 से 8 हफ्ते में। तो उस तरीके से उनकी इंटेंस केयर और मेंटेन करनी पड़ेगी उनकी केयर, केयर केस क्वालिटी मीन्स कि जो और उनके डेड फॉर्म होती है ना, लाइक डेड एनिमल्स होते हैं, उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए उनको, और उनके मोर्टेलिटी रेट, मतलब खुद से भी नहीं डेथ होनी चाहिए, किसी भी डिजीज से डेथ हो जाए वो भी कंट्रोल में रखते हुए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल डिजीज वायरल इन्फेक्शन ना हो। लेयर वो कन्वर्सली आर मैनेज्ड बाय लॉन्ग ड्यूरेशन फोकस्ड ऑन सस्टेन्ड एग प्रोडक्शन। तो ये तो हो गया ब्रॉयलर्स का कि भाई उनको 6 से 8 हफ्ते में मीट के लिए मार्केट में भेजा जाना पड़ता है। तो उससे पहले उनकी डेथ भी नहीं हो, अवॉइड मोर्टेलिटी, उससे पहले उनकी वैक्सीनेशन हो प्रॉपर वायरल और बैक्टीरियल डिजीज से रिगार्डिंग, और उनकी जो उनकी डेथ के बाद में उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके लिए भी उनको एक इंटेंस केयर की रिक्वायरमेंट होती है। और लेयर के कंपैरिजन में मतलब लेयर का इससे कंपैरिजन करें तो उनका लॉन्ग ड्यूरेशन लाइफ टाइम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि क्योंकि ये 6 से 8 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ करी जाती है ताकि एग प्रोडक्शन सही से कर पाएँ। डिसीज़ मैनेजमेंट किस तरीके से करें हम पोल्ट्री फार्मिंग में, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स बतानी है और इम्प्रूव करना है उनकी प्रोडक्टिविटी। तो पोल्ट्री पार्ट फार्मिंग में क्या होती है, इफेक्टिव डिसीज मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो फाउल्स होते हैं वो हाईली ससेप्टेबल होते हैं पैथोजन के, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, और उनकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, हाई प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने पड़ेंगे कि प्रॉपर उनकी वैक्सीनेशन हो। जैसे जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं उनमें प्राइमरी डिफेंस होता है वैक्सीनेशन से ही, ताकि वो इन्फेक्शियस डिजीज से आगे लड़ सके। और इफेक्ट क्या होता है उनकी प्रोडक्टिविटी पे, अगर वैक्सीनेशन होगा तो उनका रिड्यूस हो जाएगा लॉस ऑफ पोल्ट्री डिजीज की वजह से, और अगर इनके कोई आउटब्रेक आ जाए तो उससे वो प्रिवेंट कर पाएंगे इन्फेक्शन से, और बाय इससे मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज हो जाएगा और स्टेबिलिटी आ जाएगी पॉपुलेशन को बर्ड फॉर मीट एंड एग प्रोडक्शन। हाइजीन और सैनिटेशन भी उतना ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर क्लीनिंग और इंटरनल सैनिटेशन को मेंटेन करना, जैसे कि बाय रेगुलर रूटीन स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट,
इफेक्ट क्या होता है इसका प्रोडक्टिविटी में? अगर हाइजीन एनवायरनमेंट रहेगा तो ये पैथोजन का स्प्रेड मेंटेन करके रखेगा और उनकी स्टंट ग्रोथ भी नहीं होगी और डेथ भी नहीं होगी। ब्रॉयलर्स के केस में देखिए तो इनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, इनकी डेथ ना हो और हाई कैरकेस भाई डेथ होने के बाद जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और फेदरिंग हो प्रॉपर, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू बढ़े। और लेयर्स के केस में देखिए तो जो उनकी एनर्जी है वो डायरेक्ट होनी चाहिए टुवर्ड्स एग प्रोडक्शन रेदर देन फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शन। तो इनका इन्फेक्शन से फाइट करने की बजाय इनका एग प्रोडक्शन की साइड ज़्यादा। बियॉन्ड दिस मेजर्स एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेम्परेचर मेंटेन रहे ताकि उनकी ब्रीडिंग प्रॉपरली हो, ब्रीड्स प्रॉपर चूज़ करी जाए जिनके अंदर हाई अडेप्टेबिलिटी हो और फर्दर उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट ना हो किसी स्ट्रेस या इलनेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है प्लांट रिक्वायर्स 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। तो 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो क्लासिफाई करना है हमें वो न्यूट्रिएंट्स के सोर्स और उनकी क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है जैसे, और उसके बाद डिस्टिंक्ट करना है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाइटल फॉर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। तो बेसिकली हमें बैलेंस्ड फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर यूसेज पता होना चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट बेसिकली हमें कहाँ से मिलेगा प्लांट के लिए? तो तीन मेन रिसोर्स होते हैं। सबसे पहला एयर, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, वाटर जिससे उसे हाइड्रोजन मिलता है, और सॉइल जिससे ये फर्दर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो उनको क्लासिफाई करते हैं बाय क्वांटिटी। तो लार्ज क्वांटिटी में जो चाहिए उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये 6 होते हैं, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके स्मॉल ट्रेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ये 7 नंबर में होते हैं, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। अब इनकी मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ये प्रॉपर क्वांटिटी में रहे तो ठीक है, अदरवाइज इनके इनकी डेफिशिएंसी अगर आती है प्लांट के अंदर तो इससे उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस अफेक्ट होते हैं, जैसे उनका रिप्रोडक्शन अफेक्ट हो गया, ग्रोथ या डिजीज के टुवर्ड्स ससेप्टिबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। अगर उसका देखें तो एक्सेसिव अगर अगर कम होगी तो ये दिक्कत होगी, अगर एक्सेस में केमिकल फर्टिलाइजेशन डाल दिए तो उससे क्या होंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स स्पेशली, इससे भी इनको इफेक्ट होता है। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर देता है, वाटर पोल्यूशन को लीड कर। एग्रीकल्चर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सफर हाई, जो एग्रीकल्चर का हमारा यील्ड आती है उसको हाई स्टोरेज लॉस को सफर करती है। क्या किस तरीके से इसको क्या क्या चीजें इम्पैक्ट करती है उनकी स्टोरेज को, और आइडेंटिफाई करने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो इस चीज के लॉस के रिस्पॉन्सिबल हैं, और प्रिवेंशन मेजर भी हमें डिस्कस करना है। तो कमिंग टू द आंसर, बायोटिक फैक्टर्स क्या होंगे? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो, तो वो किस तरीके से हमारी जो स्टोर्ड यील्ड है उसको किस तरीके से खराब कर देते हैं, हमारे स्टोर्ड ग्रेन वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स भी हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, रेट रोडेंट्स, फंजाई, माइट, बैक्टीरिया, ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाएंगे। बायोटिक फैक्टर में ए बायोटिक फैक्टर है कि भाई नॉन लिविंग एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर इन्हें इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर हुआ तो उसको खराब करेगा। टेम्परेचर का स्टोरेज एरिया में टेम्परेचर उनकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर अप एंड डाउन रहा तो उससे भी उनकी स्टोरेज पे अफेक्ट होगा, जिससे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि ये फैक्टर्स अगर अफेक्ट होते हैं, इन फैक्टर से कुछ इफेक्ट होता है तो ये डिग्रेड कर देते हैं क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी और डिस्कलरेशन ऑफ द प्रोड्यूस। और ये सब अगर हो रहे हैं तो मार्केटेबिलिटी इनकी पुअर हो जाएगी। प्रिवेंटिव वे से क्या है, हम स्ट्रिक्ट क्लीनिंग रखें, जैसे रेगुलर बेसिस पे थोरोली क्लीन हो, स्टोरेज से पहले भी और बीच में भी उनकी देख रेख करी जाए, प्रॉपर ड्राइंग हो कि आप स्टोर करने से पहले उनको सनलाइट में फर्स्टली ड्राई करें और फिर शेड में रख के एक्सेस मॉइस्चर रिमूव कर दें। फ्यूमिगेशन है, जैसे केमिकल वेपर्स है उनका स्प्रे करते रहें ताकि पेस्ट वगैरह स्टोरेज एरिया में ना हो। नेक्स्ट हमारा आता है बी कीपिंग या एपीकल्चर बोलते हैं इसको। बी कीपिंग, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि हम बी कीपिंग इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, इटालियन बी, उसकी वैरायटी है एपिस मेलिफेरा इंट्रोड्यूस ऑर्किड। एक बी कीपर है वो ये वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो इसकी मेरिट बताओ कि क्या है, कि उसने ये जो स्पीसीज सेलेक्ट करी है इसकी मेरिट क्या है? ओवर इंडिजिनियस एपिस सिरेना इंडिका, ये जो स्पीशीज है हमारी इंडिजिनियस, इसके ऊपर उसने क्यों सेलेक्ट किया है एपिस मेलिफेरा को? डिस्कस करना है हमें पेस्चुरेज, और डिफाइन करनी है हमें फाइनल कमर्शियल वैल्यूज का हनी प्रोड्यूस। तो इसका अगर फ्लो चार्ट देखें तो हम वेराइटीज की कौन कौन सी यूज करी जाती है फॉर हनी प्रोडक्शन। इंडियन बी है हमारी एपिस सिरेना इंडिका, रोक बी है एपिस डोरसाटा, इटालियन बी है जो कि हनी हाई हील्डिंग
में और लो स्टिंग होता है इनका, इस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती है। पेस्चुराइज़ देखें तो पेस्चुराइज़ क्या होता है कि फ्लावर किस तरीके से अवेलेबल है नेक्टर और पोलन बीज के लिए और डिटरमाइन, और पेस्चुराइज़ ये जो फ्लावर्स हैं जिस तरीके से उनको नेक्टर और पोलन मिलता है वो डिटरमाइन करता है कि हनी की क्वालिटी कैसी होगी, क्वांटिटी कैसी होगी और यील्ड कैसी आएगी, टेस्ट कैसा आएगा। डायग्रामेटिकली इसको समझे तो पेस्चुराइज़ मतलब फ्लावर क्या अवेलेबल है उनके पास, जो कि डिसाइड करते हैं वैल्यू, टेस्ट और स्ट्रिक्टली फ्लोरा पे ही डिपेंड करता है। जैसे हाई हनी कलेक्शन इटालियन बी से मिलता है, लो स्टिंगिंग होती है, प्रेफर्ड कमर्शियली इसको प्रेफर, ये जो वैरायटी है इसको मेरिट क्या है एपिस मेलिफेरा की इंडियन वैरायटी के ऊपर कि ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड करी जाती है क्योंकि इसकी हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होती है। इनका स्टिंग भी समवट लेस होता है कि अगर किसी ने अगर आपको स्टिंग कर लिया तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, टॉक्सिक नहीं होता, उसमें स्टेज इन मेनली ये स्टे करती है बीहाइव में ज़्यादा टाइम तक और ब्रीड्स वेरी वेल, इंश्योर करती है स्टेबल और प्रोडक्टिव कॉलोनी। पेस्चरेज और क्वालिटी का अगर हम देखें तो पेस्चरेज रेफर्स टू फ्लावर अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन, और ये मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है हनी के क्वालिटी के लिए, जिससे डिटरमाइन होता है टेस्ट, अरोमा और कंसिस्टेंसी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो गुड पेस्चरेज होगा तो वाइड वैरायटी ऑफ फ्लावर्स इंश्योर करेंगे हमारी इंक्रीज क्वांटिटी को और सुपीरियर क्वालिटी ऑफ हनी। एक फार्मर है, अगले क्वेश्चन पे आता है, एक फार्मर है वो नोटिस करता है जो उसकी मेन क्रॉप की ग्रोथ है वो स्टंड हो चुकी है, स्टंड माने कि वो रुक चुकी है, नॉट शोइंग मच ग्रोथ जो प्रॉपर करनी चाहिए। और इंस्पेक्शन के टाइम पे वो उसको मिलता है कि वहाँ पे ज़ैंथेम और पार्थेनियम के प्लांट्स हैं साथ में। तो हमें ये बताना है कि आइडेंटिफाई दीज प्लांट्स, एक्सप्लेन करने हैं इनके स्पेसिफिक मैकेनिज्म कि किससे वो डैमेज करते हैं इन क्रॉप को। सजेस्ट करनी है हमें 3 डाइवर्स मेथड जिससे हम इनको कंट्रोल कर सकें अनवांटेड प्लांट। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन और मैकेनिज्म क्या होगा इस चीज़ का, तो ज़ैंथेम और पार्थेनियम है वो कॉमनली नोन एज़ वीड्स वीड्स होती हैं। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी मेन क्रॉप के साथ में ग्रो कर जाते हैं। ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं हमारी मेन क्रॉप को बाय कंपीटिंग फॉर एसेंशियल रिसोर्सेज, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गए, लाइट हो गई, तो ये अग्रेसिवली ग्रो करते हैं और इन चीज़ का कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे हमारे मेन जो क्रॉप होती है उनको जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है हमारी मेन क्रॉप की यील्ड। तो कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, मैकेनिकल रिमूवल कर दें कि फिजिकली भाई पुल आउट कर दें हम वीड्स को ग्राउंड से या कट कर दें उनको। प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन करें कि हम इंश्योर करें कि सॉइल इस तरीके से प्रिपेयर हो कि वो वीड की ग्रोथ ही ना होने दें हमारी मेन क्रॉप के सोइंग से पहले। कल्चरल प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं कि टाइमली हम क्रॉप को सो करें, इंटरक्रॉपिंग करें, क्रॉप की रोटेशन कराएं ताकि हमारी वीड एस्टेब्लिशमेंट और उसका स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, डिफाइन करें हमें हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना है, इसका क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या रोल है, इसका जेनेटिक मैनिपुलेशन से डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द स्पेसिफिक ट्रेट आर टारगेटेड टू एनहेंस फूड की प्रोडक्शन। तो डेफिनेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस तरीके से हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वही है। इसमें क्या होगा, जेनेटिकली जो डिसिमिलर प्लांट्स होते हैं उनसे हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये किस चीज के बीच में कर जाती है, इंटरवेराइटल, मतलब डिफरेंट वेराइटीज के बीच में हो, या इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी करा सकते हैं, या फिर इंटर जेनेरिक जीनस डिफरेंट जेनरा के बीच में करा सकते हैं। तो कंपैरिजन करें अगर इनका जेनेटिक मैनिपुलेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन है वो नेचुरल क्रॉस ब्रीडिंग होती है ऑफ डिसिमिलर प्लांट, लेकिन जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होती है, स्पेसिफिक जीन के लिए हम अगर इंट्रोड्यूस करना चाहें उसके लिए हम डिजायर्ड कैरेक्टर प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो इसमें क्या होगा कि हम स्पेसिफिकली कोई जीन इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी प्लांट के अंदर, कोई हमें डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए उसके लिए, लेकिन जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो नेचुरल क्रॉस ब्रीडिंग होती है। अगर हम जीएम का एग्जांपल देखें दैट इज बीटी कॉटन, जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती है, हम खुद से जेनेटिकली प्रोड्यूस करते हैं मॉडिफाई करके। टारगेटेड ट्रेड फॉर इम्प्रूवमेंट क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो कि स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं जो टारगेट किए जाते हैं फूड प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए, तो क्या है, हाई यील्ड के लिए हम करते हैं, इससे क्या करते हैं कि प्रोडक्टिविटी है क्रॉप की वो पर एकड़ इंक्रीज हो जाती है। इंप्रूव करनी हो हमें क्वालिटी, जैसे हमें एनहेंस करनी हो कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि बेकिंग क्वालिटी वीट की, प्रोटीन क्वालिटी पल्सेस की, तो इससे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज़ करते हैं। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना हो हमें हमारी स्पीशीज में, जिससे हम क्रॉप में डेवलप कर देते हैं सर्वाइवल
पेस्ट इंसेक्ट्स और डिजीज से अटैक होने से या फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेस से, तो इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं उनके जीन्स में। वाइडर अडेप्टेबिलिटी अडेप्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं सिंगल वेराइटी की, ताकि वो डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन में इजीली ग्रो कर सके। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे टॉलनेस हो गई, टॉलनेस को इम्प्रूव कर दें, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग फॉर फोडर क्रॉप्स, और जैसे जो चारा बनाने के लिए क्रॉप्स होती हैं उसको बढ़ाने के लिए ब्रांचिंग बढ़ा दें। ड्वार्फनेस फॉर सीरियल, अब सीरियल जो होती हैं उनके जो नीचे की जो स्टेम होती है उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हमें उसमें डोर प्लांट प्रोडक्शन करवा दें, जिससे क्या होगी, न्यूट्रिएंट कंजप्शन बाकी पार्ट ना करे, सीधा डायरेक्ट हमारे सीड्स डेवलप हो, सीरियल्स डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट, एक एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट है जिसमें प्लॉट ए इज ट्रीटेड विद मैन्यूर, तो प्लॉट ए के अंदर मैन्यूर से ट्रीट किया, बी में हमने केमिकल फर्टिलाइजर। ग्राफ शोज सडन हाई स्पाइक, तो अगर इसका ग्राफ बनाए हम, तो प्लॉट ए के अंदर क्या होता है कि देर इज नॉट सच इम्प्रूवमेंट, ठीक है, लेकिन ये सडन दिखाता है। और केमिकल फर्टिलाइजर में डायरेक्ट हिट और फिर बाद में डिक्रीज होता है। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि वाइल प्लॉट ए शोज डिलेड बट सस्टेन्ड पीक, ये सस्टेन रहती है पीक, ये एक्सप्लेन करने के पीछे साइंटिफिक रीजन। तो प्लॉट ए सस्टेन पीक दिखा रहा है, रेट दिखा रहा है, बट सस्टेन पीक होती है, लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइजर सडन स्पाइक दिखा रहा है। तो प्लॉट बी हम समझ गए केमिकल फर्टिलाइजर है जो कि सडन इंक्रीज कर रहा है, क्यों, किस तरीके से, जो न्यूट्रिएंट्स हम अबंडेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं और इमीडिएटली वो प्लांट अपटेक कर ले रहे हैं। हाउएवर जो सब्सिक्वेंट डिक्लाइन आ रहा है, दैट इज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ दिस केमिकल। अब केमिकल फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस करें तो प्लांट है उनको अगर जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो मिलेगा तो वो अबंडेंटली उसका अपटेक कर लेंगे और इमीडिएट यूज कर लेंगे, जिससे एक एक्सटेंडेड ग्रोथ दिखाई देगी, ये बढ़ती दिखेगी। बट इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि ये फर्दर अगर ये केमिकल अगर एक्सेस यूज कर लिया तो ये जो केमिकल्स हैं वो यूजफुल सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल कर देते हैं, और सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को भी अफेक्ट करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी। लॉन्ग टर्म अगर हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया तो उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अगर मैन्योर का कोर्स देखें तो इसका जो पीक है वो स्लाइटली डिलेड होती है, ऐसा हमने ड्रॉ किया, एज कंपेरिजन टू केमिकल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर है वो मेनली कंसिस्ट होते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर से बने होने की वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्लोली रिलीज करते हैं थ्रू डिकम्पोजिशन। तो इससे क्या होता है, जो यील्ड है वो सस्टेन्ड रहती है और एनरिच करती है सॉइल की क्वालिटी को, जैसे विद ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव करते हैं सॉइल का स्ट्रक्चर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल, और फैसिलिटेट करता है एरेशन हो जाए और ड्रेनेज इन क्लेई सॉइल। तो इस तरीके से इसका कितना ज़्यादा फर्दर यूजफुल है ये। तो मैन्योर है वो इसीलिए बेनिफिशियल कंसिडर किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एज यील्ड है वो रिमेन्स हाई रहती है और एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम पोल्यूशन, जिससे जो कि कॉज होता है फर्टिलाइजर से। यहाँ हम इसका फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किस तरीके से करी जाती है, मैन्योर का यूज करके या फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर का यूज करके जो केमिकल होते हैं। तो मैन्योर किस किस तरीके के होते हैं, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो कि अर्क फॉर्म से बनते हैं, ग्रीन मैन्योर जो सोनिया हेल्थ है वो अर्थ से बनते हैं। केमिकल फर्टिलाइजेशन कंस्टिट्यूट होते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और एक्सेस यूज से इनका वो डेट्रीमेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट, हमारी कंपोजिट फिश कल्चर के ऊपर। तो नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है ये कॉन्सेप्ट, और हाउ डज द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्पीशीज लाइक कैटलस, रोअल, सिंडिगल इंश्योर करते हैं ऑल निशेस इन द पॉन्ड आर यूटिलाइज्ड विदाउट कंपटीशन। तो बिना कंपटीशन के इन तीन ये जो स्पीशीज है इनको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा जाता है पॉन्ड पे। तो कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम में क्या होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता और पॉन्ड की ये वो ज्यादा होती है, किस तरीके से, क्योंकि कुछ हम सरफेस फीडर्स डालते हैं, कुछ मिडल जोन फीडर्स डालते हैं, और कुछ वैरायटी जो होती है वो बॉटम फीडर्स डालते हैं, जिससे इनके बीच में कंपटीशन तो होता नहीं है, वो न्यूट्रिएंट्स का यूज करके सब ग्रो करते हैं और हमें हाई प्रोडक्टिविटी मिलती है। तो कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होता है कि 5 से 6 डिफरेंट फिश स्पीसीज को लिया जाता है साइमल्टेनियसली एक सिंगल पॉन्ड के अंदर, और इनमें इनका नीश का यूटिलाइजेशन किया जाता है कि ये क्या क्या चीजें इनकी प्रेफर्ड सिलेक्टेड एरिया होती है जहाँ पे इनकी डाइवर्स फूड हैबिट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक जोन्स और इनकी पॉन्ड के अंदर, जिनके अंदर ये इनहेबिट कर सके और कम्पीट ना करें फूड के लिए।
तो कैटलस अगर वैरायटी देखें तो ये सरफेस फीडर्स होती हैं, जो कि फूड अवेलेबल होता है टॉप ऑफ द पॉन्ड या उनको कंज्यूम करती है। रोहस क्या होती है, ये मिडल ग्राउंड फीडर्स होती है, जो मिडल में को फूड अवेलेबल होता है वो उनको कंज्यूम करती है। मरीजल्स और कॉमन कार्प होती हैं, ये बॉटम फीडर्स होती हैं। ग्रास कार्प्स क्या होती हैं, स्पेसिफिकली फीड करती है वीट ओनली। तो रिजल्ट क्या आता है हमारे इसका, कि जो स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन है इन सबका, कि इनके नीश हाँ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से इनका कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि सबको न्यूट्रिएंट्स और फूड अवेलेबल होता है इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, और इससे हाई फिश यील्ड मिल जाती है एज कंपेरिजन टू मोनोकल्चर सिस्टम। तो फिश कल्चर का हम अगर फ्लो चार्ट देखें तो कैप्चर फिशरी के नेचुरल रिसोर्स यूज कर ले हम, सी या रिवर। कल्चर ही कर ले हम, एक्वाकल्चर कर ले जिसमें मरीन में किया जाता है, उसमें किसका होता है, बुलेट्स, प्रान, मुसेल, सीवीड का। इंग्लैंड में करें, फ्रेश वाटर में करते हैं, वो कनाल भी पॉन्ड में कर सकते हैं। कंपोजिट फिश कल्चर जो हमने अभी डिस्कस किया, अपने सरफेस फेडर अलग यूज करते हैं, मिडल जोन फीडर्स, फीडर्स और बॉटम फीडर्स, जिनके एग्जाम्पल हम डिस्कस कर। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट भी बना टू इम्प्रूव योर आंसर्स। एक्सप्लेन करेंगे हाउ हाइब्रिडाइजेशन कंट्रीब्यूट करती है क्रॉप यील्ड इंप्रूवमेंट में। एक एग्जांपल से हमें, एक क्रॉप के एग्जांपल से हमें बताना है जो सक्सेसफुली हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक और मेथड है जिससे क्रॉप वैरायटी इंप्रूव करी जाती है। इसमें क्रॉसिंग होती है टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स की टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। ये परफॉर्म करी जाती है 3 लेवल। 3 लेवल जो हम अब पहले डिस्कस भी कर चुके हैं क्वेश्चन में, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करने का था। इंटरवेराइटल होती है, इंटरस्पेसिफिक होती है, इंटर जेनेरिक होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस कंट्रीब्यूट करती है हाई यील्ड इंप्रूवमेंट में बाय कंबाइनिंग ट्रेड्स, जैसे हाई प्रोडक्टिविटी पर एकड़ मिल जाता है, इम्प्रूव फूड क्वालिटी मिल जाती है, रेजिस्टेंस मिल जाता है अगेंस्ट स्ट्रेस या डिजीज। फॉर इंस्टेंस एक हाई यील्ड वेराइटी अगर हम क्रॉस करते हैं विद अ वेराइटी जिसके पास स्ट्रॉन्ग डिजीज रेजिस्टेंस है, वो रिजल्ट करेगी एक नई क्रॉप में जिसमें दोनों क्वालिटीज हों। और इसका सक्सेसफुल एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, बीटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम्पल देख लो, या फिर ये बहुत कॉमन सा है अभी तो, कि सबको ये पता होगा कि बीटी कॉटन एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, जो प्रोसेस करता है इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन टू प्रिवेंट क्रॉप। Farmers in drought-prone area want to increase wheat yield. Suggest two scientific crop improvement strategy. हमें एक बताना है कि एक फार्मर है जो ड्रॉट प्रोन एरिया में रहता है, वो अपनी व्हीट की यील्ड इंक्रीज करना चाहता है। तो उसको दो क्रॉप इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करो और उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करो कि किस तरीके से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो फार्मर है वो लो रेनफॉल को फेस कर रहा है, तो इससे क्या स्ट्रेटेजी वो एम्प्लॉय कर सकता है जिससे उसकी यील्ड इंक्रीज हो सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि फार्मर है वो अडेप्ट करेगा ऐसी व्हीट वेराइटीज जो कि इम्प्रूव्ड हो फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंस और अर्ली मैच्योरिटी। तो इसके पीछे क्या किया जा सकता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अलाउ करती है प्लांट्स को ड्राउट रेजिस्टेंट जीन्स की वेराइटी के साथ, अगर हम ये वेराइटी अगर हम प्रोवाइड कर दें जिसके पास ड्राउट रेजिस्टेंस हो, तो इससे क्या होगा कि व्हीट है वो सर्वाइव करेगा विद लिमिटेड वाटर। और फर्दर मोर अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी भी, जिससे कंप्लीट हो जाएगी उनकी लाइफ साइकिल फास्टर। जिससे हार्वेस्टिंग है वो बिफोर द सॉइल मॉइस्चर इज कम्प्लीटली डिप्लीटेड, वो हार्वेस्ट कर ली जाएगी। इम्प्रूव इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर। अब मैन्योर का एप्लीकेशन हम ज्यादा कर दें, जैसे क्या होगा कि प्रायोरिटाइज कर दे यूज ऑफ मैन्योर ओवर प्योरली केमिकल फर्टिलाइजर। इससे क्या होगा कि मैन्योर है वो लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करेंगे, तो वो एनरिच कर देगा सॉइल को। और ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी सॉइल की, जिससे अगर अगर लिटिल रेनफॉल भी हुई या लिटिल इरिगेशन प्रोवाइड किया गया, तब भी जो रूट जोन है वीट प्लांट की वो सही से मेंटेन। वाइडर अडेप्टेबिलिटी ब्रीडिंग, तीसरी हम कंडीशन देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के दौरान कि उनमें डेवलप करें ऐसी सोइंग वैरायटी जिनकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी हो, जैसे वो थ्राइव कर सके डाइवर्स और अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में। यहाँ पे इस कंडीशन में हाई टेम्परेचर और वाटर स्कैर्सिटी को फेस कर रहा है, तो वो उस चीज को अडेप्ट कर। नेक्स्ट है हमारी मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग क्या होती है। वाई इंटरक्रॉपिंग स्ट्रेटेजिकली प्रेफर्ड फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी प्रिवेंटिंग क्रॉप फेलियर इन डेफिनिट लैंड एरिया। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। और इंटरक्रॉपिंग है वो स्ट्रेटेजिकली क्यों प्रेफर करी जाती है फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, और ये कैसे प्रिवेंट करती है क्रॉप फेलियर इन डेफिनेट लैंड एरिया। अगर क्रॉपिंग पैटर्न देखें तो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला मिक्स क्रॉपिंग, जिसमें क्या होंगी, दो या दो से ज्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली ग्रो करी होती है, जिससे काफी चीज का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। इंटरक्रॉपिंग देखें तो इसमें डेफिनेट रो पैटर्न होते हैं, इसमें हाई प्रोडक्टिविटी हमें मिलती है,
क्रॉप रोटेशन का देखें तो इसमें प्लान्ड सक्सेशन होता है सॉइल की हेल्थ। डायग्राम से समझे अगर हम तो इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग किस तरीके से, इंटरक्रॉपिंग किस तरीके से करी जाती है, लाइक वन रो फॉर वन क्रॉप एंड अदर, ऐसे अल्टरनेटिवली आप क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो स्पेसिफिक रो पैटर्न फॉलो होता है इंटरक्रॉपिंग में। मिक्स क्रॉपिंग में कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, रैंडमली सीड्स सो करे जाते हैं। इसमें इनके अगर फीचर्स देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरक्रॉपिंग का, मैक्सिमम ये मैक्सिमाइज करता है न्यूट्रिएंट की यूटिलाइजेशन। इसमें मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर। पैटर्न क्या होता है, रो में ग्रो की करते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न प्लांटिंग का नहीं होता। इसमें क्रॉप हार्वेस्टेड मार्केटेड सेपरेट होती है इसमें, क्योंकि इनका ऐसे प्लांट्स यूज कर जाते हैं कि साथ में उगा सकते हैं, लेकिन इनके हार्वेस्टिंग का टाइम डिफरेंट हो और इसलिए वो सेपरेट की जाती है। इसमें क्रॉप्स हार्वेस्टेड और मार्केटेड इन मिक्स फॉर्म में करी जाती है। तो वर्डिंग्स में अगर देख लेते हैं तो इंटरक्रॉपिंग एक प्रैक्टिस होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली सेम फील्ड में ग्रो करी जाती है डेफिनेट रो पैटर्न में, 1:1 में या 1:2 में। जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि क्रॉप्स जो ग्रो करी जाती है वो इकट्ठी करी जाती है विदाउट एनी स्पेसिफिक पैटर्न। तो इंटरक्रॉपिंग ज़्यादा प्रेफर क्यों करी जाती है, इसमें क्या होता है रिसोर्स की ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट होता है जो हम सप्लाई करते हैं, और डिफरेंट क्रॉप्स हैं वो अल्टरनेट रोज में है, तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट सॉइल डेप्थ तक जाके अपने अपने न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेती है। पेस्ट और डिजीज कंट्रोल आसानी से हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम पेस्ट और डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं पूरे फील्ड में स्प्रेड होने से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रोज होने की वजह से स्प्रेड नहीं कर पाता आसानी से। हार्वेस्टिंग एफिशिएंसी अगर देखें तो मिक्स क्रॉपिंग में जो सीड्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं सोइंग से पहले ही, और लेकिन हार्वेस्ट भी साथ ही होते हैं। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में आप सेपरेट हार्वेस्टिंग करते हो, सेपरेट ही मार्केटिंग होती है और सेपरेट ही सोइंग होती है। रिस्क रिडक्शन किस तरीके से होता है कि ये सेफ्टी नेट अगेंस्ट टोटल क्रॉप फेलियर, क्योंकि इस मेथड को अगर यूज करते हैं तो क्रॉप फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। सिमिलर टू मिक्स क्रॉपिंग देखें तो इसमें एडेड बेनिफिट होता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। अब प्रॉपर इंटरक्रॉपिंग के बारे में पूछा है तो इंटरक्रॉपिंग वही दो या दो से ज्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली ग्रो करी है। इसका एग्जांपल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से पेस्ट इन्फेस्टेशन और सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रोज में क्रॉप ग्रो करी जाते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, कॉमनली प्रैक्टिस एग्जांपल है इसका सोयाबीन और मेज साथ में उगाई जाए, जैसे कि या फिर बाजरा और लोबिया एक ही फील्ड में अल्टरनेट रोज। इसके बेनिफिट क्या है, इससे पेस्ट इन्फेस्टेशन रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि डिफरेंट स्पेसिफिक पैटर्न होता है इनके ग्रो करने का, जिससे प्रिवेंट हो जाती है पेस्ट और डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है सिंगल क्रॉपिंग अगर करते हैं तो पूरे फील्ड में। अगर पेस्ट अगर एक स्पेसिफिक क्रॉप को टारगेट कर लेता है तो अल्टरनेटिव रोग डिफरेंट स्पीशीज के होने की वजह से बैरियर क्रिएट हो जाता है, तो इन्फेस्टेशन स्टॉप हो जाता है और इजीली हम उसको बचा सकते हैं। इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट यूज, अगर हमें इम्प्रूव करनी है सॉइल की फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट यूज तो हम इंटरक्रॉपिंग का यूज करेंगे, जिससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा न्यूट्रिएंट जो हम सप्लाई करेंगे लैंड में। तो इससे क्या होगी, जो सेलेक्टेड क्रॉप है हमारी इंटरक्रॉपिंग की वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स की होती हैं, जिससे वो कम्पीट नहीं करती और एग्जैक्ट सेम रिसोर्सेज में ही वो सेम टाइम पे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इफेक्टिवली क्रॉप्स ग्रो कर जाते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग स्पेसिफिक प्लांट्स देखें जैसे कि पल्सेस जो होती हैं वो एनरिच करती हैं सॉइल को नाइट्रोजन फॉस्फोरस से, जिससे रिड्यूस कर देते हैं नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फर्टिलाइजेशन बोल रही हूँ बार बार, सॉरी। दिस मेथड इज स्ट्रेटेजिकली प्रेफर्ड बाय फार्मर, जिससे क्या होता है कि उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और जो नेट उनका क्रॉप फेलियर का रिजल्ट है वो नहीं। एक फार्मर है, नेक्स्ट है सेम मेज और सोयाबीन ग्रो कर रहा है एक साथ, इंटरक्रॉपिंग हो रही है, तो उसको क्या बताना है कि वो किस तरीके से रिसोर्स यूटिलाइजेशन करे और प्रोडक्टिविटी किस तरीके से सही से। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो जाती है इंटरक्रॉपिंग में, एंड प्रोडक्टिविटी भी हो जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लैंड में आपको दो क्रॉप्स मिल पा रही हैं और हायर यील्ड मिल पा रहा है एक को ग्रो करने से ज़्यादा। पेस्ट और डिजीज कंट्रोल हो जाते हैं क्योंकि स्प्रेड आसानी से नहीं हो पाती है। रिस्क मिटिगेशन और मैनेजमेंट भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि टोटल क्रॉप फेलियर का चांस रिड्यूस हो जाता है और डेफिनेट पैटर्न में ग्रो करने की वजह से इनकी हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग सेपरेटली होती है, तो आसान हो जाता है। यूजिंग द कंपैरेटिव इफेक्ट्स ऑफ मैन्योर वर्सेस केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सप्लेन करना है कि व्हाई फार्मर्स अवॉइड रिलाई solely on chemical fertilizers for long term sustainability। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको शॉर्ट में
हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं अभी फिलहाल। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को अगर देखें तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो सडन इंक्रीज करते हैं यील्ड में, क्योंकि अबंडेंट रिलीज होता है न्यूट्रिएंट का सॉइल के अंदर। इससे क्या होता है कि एक्सेसिव यूज जो करें अगर हम इनका, तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी रिड्यूस हो जाता है। तो इवेंचुअली डिक्लाइन हो जाता है कि यील्ड में। अगर मैन्योर के केस में देखें तो इसमें सॉइल को ये एनरिच ही करता है विद ऑर्गेनिक मैटर, और उसका स्ट्रक्चर भी इंप्रूव करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मेंटेन कर लेता है और इस वजह से सस्टेन करता है हाई यील्ड ओवर टाइम। So that is it for this unit. Hopefully you like the video. For more such video, अगर आपको कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप लोग क्वेश्चन पुट डाउन कर सकते हो कमेंट में। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो जनरेट करके आपके जो भी डाउट्स हैं उनकी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी stay tuned for more such videos.